हेलो विद्यार्थियों, हेलो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को महत्वपूर्ण कहानियां बताई जाएंगी, यानी कि महत्वपूर्ण सारांश और महत्वपूर्ण उद्देश्य। ठीक है, आपको ये सब बताया जाएगा क्योंकि कहानियां जो है 5 नंबर का बोर्ड पेपर में आता है, जिसमें से आप लोगों को 80 शब्दों में लगभग अपनी बात को बताना रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है बहादुर कहानी, यानी बहादुर कहानी का इंपॉर्टेंट क्या है, बहादुर कहानी का सारांश इंपॉर्टेंट है। तो सारांश देख लेते हैं क्या है कि अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर, यानी बहादुर कहानी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो अमरकांत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। बहादुर नामक नौकर था, उस पर किए हुए अत्याचारों की क्या है, कटु व्यवहार, यानी उसके प्रति जो वो व्यवहार करते थे उसकी कहानी है। ठीक है, फिर है कि लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की, यानी जो लेखक यानी जो अमरकांत जी जो है स्वयं को कहानी का क्या है, पात्र बताते हुए क्या किए, आत्मकथात्मक रूप में लिखे, यानी आत्मकथा के रूप में रचना की है। ठीक है, फिर आगे क्या है कि अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो लेखक की पत्नी निर्मला, यानी लेखक की पत्नी का नाम क्या है, तो लेखक की पत्नी का नाम है निर्मला, यानी वो अपने से जो धनी रिश्तेदार है उनके घर में नौकरों को देखकर या उनसे होने वाली सुविधाओं को देखकर क्या है, एक अपने घर में भी क्या है, एक नौकर रखना चाहती हैं। ठीक है, आगे क्या है, बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का, यानी लड़के का नाम क्या है, बहादुर है, और वो कहाँ का रहने वाला था, तो वो नेपाल देश का रहने वाला था। उसकी उम्र क्या थी, तो 12-13 साल का लगभग था। ठीक है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है, यानी जो बहादुर था वो अपनी माँ के क्या दुर्व्यवहार से, यानी उनकी माँ जो बहादुर के प्रति व्यवहार करती थी उससे तंग होकर क्या है, वो गांव छोड़कर शहर की ओर चला आता है। ठीक है, और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। ठीक है, यानी जब वो गांव छोड़कर शहर में आता है बहादुर, तो निर्मला के घर पे, यानी निर्मला के घर में क्या है, नौकर के रूप में रख लिया जाता है। ठीक है, आगे क्या है, निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते थे, यानी क्या करते थे, यानी जो निर्मला के घर वाले थे वो बहादुर के प्रति पहले क्या अच्छा और सदाचार का व्यवहार करते थे। फिर क्या है, धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते, यानी धीरे धीरे जो है उनके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। बहादुर के प्रति उनकी क्या होती है, कठोरता आने लगती है। ठीक है, वह घर का सारा कार्य करता, यानी जो बहादुर था वो घर का क्या संपूर्ण कार्य करता, यानी कि पूरा कार्य करता था। फिर इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती थी, यानी बहादुर जो है वो घर का पूरा कार्य करते हुए भी क्या है, उसके साथ गाली गलौज, उसे मारते पीटते थे और गाली गलौज भी करते थे। ठीक है, इसकी नौबत भी आ जाती थी। आगे क्या है, चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे क्या किया जाता है, अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है, यानी जो बहादुर है उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाते हैं और उसे क्या करते हैं, अपमानित करते हैं, और अपमानित करने के साथ साथ क्या करते हैं, उसे मारते भी हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है, अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, यानी क्या होता है, बहादुर जो है वो निर्मला का घर छोड़कर चला जाता है, यानी जिस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया उसके साथ गाली गलौज मारपीट भी करते थे। जब उससे ये सब सहनीय नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो अंततः क्या हुआ, उसका घर छोड़कर चला गया, यानी निर्मला का घर छोड़कर चला गया। अब आगे क्या है, अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, यानी जब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है तो निर्मला के परिवार वाले जो होते हैं वो क्या है, वो बहादुर को ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सभी लोग आराम के आदी हो चुके थे, यानी जो बहादुर था वो घर का पूरा काम करता था तो इन लोगों को कोई कार्य करना नहीं पड़ता था। आगे क्या है, बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं, यानी जब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है तो उसकी उन्हें कीमत पता चलती है। ठीक है, यानी उसकी उपयोगिता पता चलती है। आगे क्या है, बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, यानी जब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है तो वो क्या करते हैं, पछताते हैं और अब क्या सोचते हैं कि अब मैं बहादुर के साथ क्या हुआ, अच्छा व्यवहार करूंगा, यानी हम लोग जो है वो बहादुर के साथ क्या करेंगे, अच्छा व्यवहार करने के बारे में सोचते हैं। तो आगे क्या, परंतु अब पछताते हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी यहाँ पे
मुहावरा दे दिए कि अब पछताते हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब जब कार्य बिगड़ गया है तो अब पछताने से क्या मतलब है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि अब बहादुर चला गया है, अब वो वापस तो आने वाला नहीं है, तो अब पछताने से क्या फायदा कि उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे और उसके प्रति वो पश्चाताप करते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। यानी बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमानता की भावना क्या थी, कूट कूट कर भरी हुई थी। यानी जो बहादुर था उसमें क्या, सहन करने की शक्ति और स्वाभिमान था वो क्या था, कूट कूट कर भरा हुआ था। तभी तो जब चोरी का इल्जाम बहादुर पर लगाया जाता है तो उसके स्वाभिमान पर चोट पहुंचती है और वह घर छोड़कर भाग जाता है। फिर है उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। यानी जो इसकी विशेषताएं क्या थी, सहनशीलता और स्वाभिमानता जो नामक विशेषताएं बहादुर की थी, यही इसी के कारण क्या, ये हमें कहानी क्या थी, प्रिय थी। ठीक है, ये बहादुर कहानी का सारांश हो जाएगा। अगला देते हैं ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। ठीक है, ध्रुव यात्रा कहानी का इंपॉर्टेंट क्या है, उसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, तो उद्देश्य देख लेते हैं। तो ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। तो ध्रुव यात्रा किसके द्वारा लिखी गई है, तो ध्रुव यात्रा जो है प्रसिद्ध कहानीकार किस, जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई है। और किस प्रकार की रचना है, तो मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। ठीक है, आगे क्या है, कहानीकार ने इसमें मानवीय संवेदना यानी जो मानव की संवेदना है उसको लेते हुए मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समन्वित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है। यानी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि को मिक्स करते हुए यानी मिलाते हुए एक नई विचारधारा में इन्होंने ध्रुव यात्रा कहानी की रचना की है। ठीक है, फिर आगे क्या है कि प्रस्तुत कहानी में जैनेन्द्र जी ने बताया कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। यानी यहाँ पे कहानीकार क्या कहना चाहता है, जो प्रेम है वो क्या है, एक पवित्र बंधन है और विवाह जो है एक सामाजिक बंधन है। ठीक है, आगे क्या है, प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करती है। यानी जो प्रेम की भावना होती है वो इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होती है। प्रेम में पवित्रता होती है और क्या होता है, विवाह में स्वार्थता। यानी जो प्रेम होता है उसमें क्या होता है, उसमें पवित्रता होती है और जो विवाह होता है उसमें क्या होता है, उसमें स्वार्थ होता है। ठीक है, यानी स्वार्थता होती है। फिर है कि प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का प्रतिपाद्य रहा है। यानी कसौटी पर यानी आदर्शवाद की कसौटी पर रखना ही इस कहानी का क्या है, उद्देश्य रहा है। फिर आगे क्या है, अपने प्रतिपाद को प्रकट करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली। यानी जो जैनेन्द्र कुमार जी हैं इन्होंने अपनी बात को प्रकट करने में यानी कहानी के माध्यम से अपनी बात को प्रकट करने में क्या हुए, पूर्ण सफल हुए। ठीक है, फिर है कहानीकार के अनुसार व्यक्तित्व की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है। यानी कहानीकार क्या कहना चाहता है कि जो व्यक्तित्व की सफलता है उसको उससे श्रेष्ठ किसे बताया, उसे श्रेष्ठ सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि को श्रेष्ठ बताया। यानी जो व्यक्तित्व सफलता होती है उसकी अपेक्षा कौन श्रेष्ठ होता है, वो होता है सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि। ठीक है, फिर है अतः प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रेम को सर्वोच्च दर्शाना ही क्या है, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। यानी इसमें क्या हुआ, कहानीकार पूर्ण रूप से सफल हुआ। यानी जो कहानीकार है कौन से हैं, जैनेन्द्र कुमार जी हैं, वो इस कहानी में किसे सर्वोच्च दर्शाना चाहते थे, तो प्रेम की सर्वोच्चता को दर्शाना चाहते थे, जो कि इसमें वो क्या हुए, पूर्ण रूप से सफल भी हुए। ठीक है, ये इस कहानी का उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पंचलाइट कहानी का सारांश। ये पंचलाइट कहानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सारांश और इसका उद्देश्य ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाना है बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो पंचलाइट कहानी का सारांश देख लेते हैं। तो पंचलाइट की कहानी रेणु जी के द्वारा आंचलिक कहानी है। ठीक है, यानी पंचलाइट कहानी किसके द्वारा लिखी गई, तो पंचलाइट कहानी जो है फणीश्वर नाथ रेड के द्वारा लिखी गई है। और किस प्रकार की कहानी है, तो ये एक प्रकार की आंचलिक कहानी यानी ग्रामीण कहानी है। ठीक है, और इसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के प्रवेश का सुंदर चित्रण किया गया। यानी यहाँ पे किस राज्य के किस गांव का चित्रण किया गया, तो बिहार के एक
पिछड़े गांव यानी वहां पर विकास बहुत ही कम हुआ है, उस गांव का चित्रण किया गया है। बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पे रेणु जी ने किया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, यानी टोली है यहाँ पे, यानी गांव में टोलियां होती है ना, तो उसी में क्या है, महतो टोली है, जो कि क्या है, पूर्ण रूप से अशिक्षित लोग उसमें रहते हैं। आगे क्या है, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते थे। यानी जो महतो टोली के लोग थे, उन्होंने किस अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर, यानी उस मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो क्या कहते थे, जिसे वो पंचलाइट कहते थे। ठीक है, पंचलाइट को या सीधे साधे लोग उसे सम्मानजनक समझते थे, यानी पंचलाइट जो है, जो सीधे साधे लोग होते थे, उसे क्या कहते थे, सम्मानजनक समझते थे। ठीक है, और आगे क्या है, और पंचलाइट को देखने के लिए टोली के बालक, औरत, मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। यानी जो महतो टोली थी, यानी जो महतो टोली ने क्या हुआ था, पंचलाइट खरीद कर लाए थे। किस अवसर पर लाए थे, रामनवमी के अवसर पर लाए थे। तो उसी को देखने के लिए वहां पे क्या हुआ, बालक यानी बच्चे, औरत और मर्द यानी कि क्या कहते हैं, पुरुष, महिलाएं और बच्चे इकट्ठे होते हैं। फिर क्या है, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है, यानी सरदार जो है, उसी टोली का सरदार जो है अपनी पत्नी को क्या है, आदेश देता है। और क्या आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले, यानी पंचलाइट जो है उसको जलाने से पहले वो क्या करें, पूजा पाठ का प्रबंध कर लें। ठीक है, फिर ये सभी लोग उत्साहित हैं, यानी जो पंचलाइट को लेकर क्या है, वहाँ के सभी लोग यानी बच्चे, पुरुष, महिलाएं सभी क्या है, उत्साहित हैं या फिर प्रसन्न हैं। फिर है, परंतु समस्या यह है, यानी समस्या क्या थी, उत्साहित तो थे लेकिन समस्या थी। समस्या क्या थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि पंचलाइट जलाने के लिए सीधे साधे लोग को नहीं पता था। यानी समस्या क्या थी, समस्या यह थी कि पंचलाइट जलाना वहां पे किसी को नहीं आता था। ठीक है, फिर है कि इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था, यानी जो महतो टोली थी उसी में एक गोधन नाम का क्या था, युवक था, जो कि गाँव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। यानी उसी गांव में किससे प्रेम करता था, मुनरी नामक एक युवती थी, उससे क्या करता था, प्रेम करता था। आगे क्या है, मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी और वह घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता। यानी मुनरी की जो माँ थी, उन्होंने पंचों यानी जो पंचायत में पंच होते थे, तो उनसे क्या शिकायत की थी कि जब गोधन निकलता है उनके घर के सामने से तो सिनेमा का गाना गाता है, ये उनकी शिकायत थी। ठीक है, फिर आगे क्या है, इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा था। यानी उसकी गलती क्या थी कि वो जब भी मुनरी के घर के सामने से निकलता था तो क्या वो सिनेमा के गाने गाता था। इसकी शिकायत मुनरी की मां ने किससे कर दी, पंचों से कर दी। तो पंचों ने उसे क्या दंड दिया, उसे जात से निकाल दिया, यानी उसे अलग कर दिया। ठीक है, फिर है, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है, यानी मुनरी को क्या है, मुनरी को ये पता है कि जो पंचलाइट है वो कौन जला सकता है, तो उसको सिर्फ गोधन जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंच तक पहुंचा देती है, यानी वो क्या करती है, उसे चतुराई से पंचों तक यह बात को पहुंचा देती है और पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं। और पंच क्या करते हैं, गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं। अब पुनः जात में ले लेते हैं तो फिर क्या होता है कि गोधन पंचलाइट को जला देता है। ठीक है, जो गोधन होता है वो क्या करता है, वो पंचलाइट को जला देता है। फिर क्या है, मुनरी की माँ गुलरी, यानी मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। यानी जब जो गोधन होता है वो जो पंचलाइट को जला देता है, जब पंचलाइट को जला देता है, इससे प्रसन्न होकर जो मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर क्या होती है, गोधन को शाम के भोजन यानी रात्रि के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। फिर क्या है, और पंच भी अति उत्साहित, यानी वो भी क्या होते हैं, उत्साह से पूर्ण होकर गोधन से क्या कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून भी माफ है, यानी तुम्हारा 7 खून भी माफ है, खूब गाओ सलीमा का गाना, यानी सिनेमा के जो गाने हैं वो तुम खूब गाओ, तुम्हारा 7 खून भी माफ है, तुम्हें अब किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। फिर क्या है, पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। और यानी कि पंचलाइट जब गोधन जला देता है तो उसी के प्रकाश में लोग, वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं और प्रसन्न होते हैं और उत्सव मनाते हैं। ठीक है, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य देखते हैं। पंचलाइट कहानी काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है, तो आप लोगों को इसका उद्देश्य और इसका सारांश अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु ने पंचलाइट कहानी में ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, उन्होंने पंचलाइट कहानी में क्या किया है, एक ग्रामीण अंचल का जो परिवेश होता है उसका एक वास्तविक चित्रण जो है वो प्रस्तुत किया है। ठीक है,
आगे क्या है, आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि जो क्या कहते हैं गोधन था उसको लोगों ने क्या समाज से निकाल दिया था, यानी उससे पे जात से निकाल दिया। लेकिन वहाँ पे जब पंचलाइट आती है वो किसी कोई जलाना नहीं चाहता था, जलाना नहीं जानता था, वो सिर्फ कौन जलाना जानता था, वो गोधन जलाना जानता था। जब उन्हें आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने क्या किया, उसे अपने ही जात में मिला लिया और जात में मिला लिया और वो फिर से क्या हुआ, अपने जात में मिला लिया और क्या कहते हैं, उससे कह दिया कि 7 खून माफ है, तुम चाहे जितना गाना गाओ चाहे जो करो, ठीक है, 7 खून माफ है। वही यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि बड़े से बड़े संस्कार निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसका सब गलतियां माफ कर दी जाती हैं। यानी यहाँ पे क्या है, गोधन जब क्या होता है पेट्रोमैक्स या फिर पंचलाइट को जब जला देता है तो उसकी जो सारी गलतियां होती हैं वो क्या कर दी जाती हैं, यानी जो उसकी सारी गलतियां होती हैं वो क्या कर दी जाती हैं, उसे क्षमा कर दिया जाता है। फिर है कि उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं, यानी उस पर जो जितने भी सारे प्रतिबंध लगे होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं तथा उसे मन चाहे आचरण की छूट दी जाती है। यानी उसे कह देते हैं कि अब तुम चाहे जो करो, तुम्हें 7 खून माफ है। फिर क्या है, ग्रामवासी जात के आधार पर अनेक टोलियों में बंट जाते हैं। यानी जो ग्रामीण लोग होते हैं वो क्या होते हैं, अनेक टोलियों में बंट जाते हैं। किसके आधार पर, तो जात के आधार पर अनेक टोलियों में विभाजित हो जाते हैं। फिर है कि वह आपस में ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। क्या होता है, जब ये टोलियां विभाजित होती हैं तो एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखती हैं, ईर्ष्या द्वेष का भाव रखती हैं, ठीक है। फिर इसका बड़ा सजीव चित्रण कहानी में प्रस्तुत किया गया है। यानी इसका जो बड़ा सजीव चित्रण है ये यानी हमें मुख्य रूप से इस कहानी में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे क्या है कि साथ ही साथ कहानीकार ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। यानी जो कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु जी ने क्या कहा है, कहानी के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया है कि जो ग्रामीण व्यवस्था है वहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये इस कहानी का क्या हो जाएगा, इस कहानी का उद्देश्य हो जाएगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।